कक्षा 10 विषय संस्कृत, दिनांक 16/5/2020, पेज नंबर 42, सूक्ति नंबर 1। पादै पिबति पादपः। संदर्भ। प्रस्तुत सूक्ति महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत से संकलित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम पाठ से ली गई है। प्रस्तुत सूक्ति महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत से संकलित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम पाठ से ली गई है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति में महर्षि भृगु महर्षि भरद्वाज की शंका का समाधान करते हैं। अर्थ। वृक्ष जड़ों से जल पीते हैं। वृक्ष जड़ों से जल पीते हैं। व्याख्या। वृक्षों में भी चेतन तत्व विद्यमान है। वृक्षों में भी चेतन तत्व विद्यमान है। मनुष्य और पशु पक्षी अपना भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं और इसी भोजन के द्वारा उनकी वृद्धि होती है और यही भोजन उनमें चेतन तत्व का संचालन करता है। जबकि वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा जल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। जबकि वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा जल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, यही भोजन उनमें वृद्धि करता है। इसी के द्वारा उनमें चेतन तत्व विद्यमान है। व्याख्या। फिर से। वृक्षों में भी चेतन तत्व विद्यमान है। मनुष्य और पशु पक्षी अपना भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं और इसी भोजन के द्वारा उनकी वृद्धि होती है और यही भोजन उनमें चेतन तत्व का संचालन करता है। जबकि वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा जल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, यही भोजन उनमें वृद्धि करता है। इसी के द्वारा उनमें चेतन तत्व विद्यमान है। नंबर 2। शरीरम पांच भौतिकम। प्रसंग। प्रस्तुत सूक्ति में पंचभूतों का प्रतिपादन किया है। संसार में जितने प्राणी हैं उनके शरीर 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। प्रस्तुत सूक्ति में पंचभूतों का प्रतिपादन किया है। संसार में जितने प्राणी हैं उनके शरीर 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। अर्थ। शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। व्याख्या। महर्षि भृगु ने वृक्षों में चेतना के होने को प्रमाणित किया है तथा उसकी तुलना मनुष्य के शरीर से की है। वे बताते हैं कि हमारा शरीर आकाश, हवा, पानी, पृथ्वी और आग इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर आकाश, हवा, पानी, पृथ्वी और आग इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारे शरीर की चेतना के कारण ये 5 तत्व ही हैं। मनुष्य के शरीर में जो चेष्टा है वह वायु है, जो खोखलापन है वह आकाश है, जो गर्मी प्रतीत होती है वह अग्नि है, जो रुधिर
आदि तरल पदार्थ है वह जल का अंश है तथा जो ठोस है वह पृथ्वी का अंश है। उसी प्रकार वृक्षों में भी ये 5 तत्व विद्यमान हैं, इसलिए ये मनुष्य की तरह ही प्राणवान हैं। फिर से महर्षि भृगु ने वृक्षों में चेतना के होने को प्रमाणित किया है तथा उसकी तुलना मनुष्य के शरीर से की है। वे बताते हैं कि हमारा शरीर आकाश, हवा, पानी, पृथ्वी और आग इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारे शरीर की चेतना के कारण ये 5 तत्व ही हैं। मनुष्य के शरीर में जो चेष्टा है वह वायु है, जो खोखलापन है वह आकाश है, जो गर्मी प्रतीत होती है वह अग्नि है, जो रुधिर आदि तरल पदार्थ है वह जल का अंश है तथा जो ठोस है वह पृथ्वी का अंश है। उसी प्रकार वृक्षों में भी ये 5 तत्व विद्यमान हैं, इसलिए ये मनुष्य की तरह ही प्राणवान हैं। सूक्ति नंबर 3। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कार्येत। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कार्येत। प्रसंग प्रस्तुत सूक्ति में महर्षि भृगु वृक्षों में चेतना होने के कारण उन्हें न काटने की ओर संकेत करते हैं। अर्थ, इन सभी वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। इन सभी वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। व्याख्या, सभी वृक्षों में वन्य प्राणियों की तरह ही चेतना होती है। इसी कारण वे सुख दुख को महसूस करते हैं, अतः व्यर्थ में काटकर उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। वर्षा ऋतु में सभी वृक्षों में नया जीवन और नई चेतना का संचार होता है। वर्षा ऋतु के समय में ही वे सबसे अधिक वृद्धि करते हैं, अतः वर्षा ऋतु में तो उन्हें कभी नहीं काटना चाहिए। वृक्ष हमारे जीवन साथी हैं, वे हमारे लिए लाभदायक हैं। उन्हें बिना यज्ञ आदि के नहीं काटना चाहिए, उनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। व्याख्या फिर से, सभी वृक्षों में वन्य प्राणियों की तरह ही चेतना होती है। इसी कारण वे सुख दुख को महसूस करते हैं, अतः व्यर्थ में काटकर उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। वर्षा ऋतु में सभी वृक्षों में नया जीवन और नई चेतना का संचार होता है। वर्षा ऋतु के समय में ही वे सबसे अधिक वृद्धि करते हैं, अतः वर्षा ऋतु में तो उन्हें कभी नहीं काटना चाहिए। वृक्ष हमारे जीवन साथी हैं, वे हमारे लिए लाभदायक हैं। उन्हें बिना यज्ञ आदि के नहीं काटना चाहिए, उनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। सूक्ति नंबर 4। वासितं वै वनं सर्व सुपुत्रेण कुलं यथा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति में बताया गया है कि अकेला गुणवान पुत्र ही कुल को सुशोभित करता है, बहुत से गुणहीन पुत्र नहीं। अर्थ, एक ही पुष्पित एवं गंध वाले वृक्ष से पूरा वन सुगंधित हो जाता है, जिस प्रकार एक योग्य पुत्र से कुल का सम्मान बढ़ जाता है। अर्थ, एक ही पुष्पित एवं गंध वाले वृक्ष से पूरा वन सुगंधित हो जाता है, जिस प्रकार एक योग्य पुत्र से कुल का सम्मान बढ़ जाता है।
व्याख्या। संपूर्ण वन प्रदेश हरे भरे वृक्षों एवं वनस्पतियों से भरा रहता है। संपूर्ण वन प्रदेश हरे भरे वृक्षों एवं वनस्पतियों से भरा रहता है, लेकिन उसका ज्ञान दूर रहने वाले व्यक्तियों को नहीं होता है। परंतु जब उस वन प्रदेश में कोई वृक्ष सुगंधित पुष्पों से लद जाता है तो संपूर्ण वन प्रदेश सुगंधित हो जाता है और दूर रहने वाले व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि वन प्रदेश फूलों से लद गया है। इसी तरह से पूरे कुल में एक व्यक्ति भी योग्य निकल आता है तो पूरा कुल दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाता है। तो पूरा कुल दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाता है।